उत्तर प्रदेश का एक जिला है भदोही, जिसको लेकर इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में दंगल मचा हुआ है। मायावती जब सरकार में आती हैं, मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती हैं, तब भदोही जिले को वो संत रविदास नगर कर देती हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव सत्ता में आते हैं, अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो संत रविदास नगर को बदलकर फिर से वो भदोही कर देते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी जिले में थे। उन्होंने कहा कि अब भदोही के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा। ये कहानी केवल एक जिले की नहीं है, ये कहानी यूपी से पंजाब तक की है। कहानी उस दलित वोट बैंक की है जो उत्तर प्रदेश से होता हुआ पंजाब तक जाता है। ये कहानी उन सीटों की है जहां पर दलित मतदाता अपना प्रभाव सबसे ज्यादा रखते हैं। ये कहानी आने वाले पंजाब चुनाव की है, ये कहानी आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी का यूपी टू पंजाब मिशन क्या है, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि भदोही जिले को लेकर जिसके नाम को अब संत रविदास जिनके संत रविदास के नाम पर रखने का ऐलान किया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में दंगल क्यों मचा हुआ है। सबसे पहले हम आपको वो पूरी कहानी समझा देते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या। देखिए, मायावती पहले ये नाम बदलती है। मायावती जब सरकार में आती हैं तब इस नाम को बदलती हैं। हालांकि जब अखिलेश यादव सत्ता में आते हैं तो इस नाम को फिर से वो भदोही कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ अभी सूबे के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि नहीं, भदोही को भदोही से नहीं बल्कि संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ से संत रविदास के जो जुड़ाव है संत रविदास का वो बेहद अधिक है। इसलिए अब ये नाम संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा। पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अब हम आपको इस पूरी कहानी के पीछे का वो ब्यौरा बताते हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए, कहानी दरअसल ये है कि अब जो दलित वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, वो लगभग 21% के करीब है। अब उस सीट पर, जो भदोही सीट है, जिसे कहा जा रहा है कि अब संत रविदास नगर के तौर पर फिर से जाना जाएगा, वहां से ये दलित वोट बैंक होता हुआ पंजाब तक जाता है, क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा दलित आबादी है बाकी के कंपेयर में। तो आज हम उन चीज़ों की बातचीत करेंगे कि आखिर पंजाब की जो 32% दलित आबादी है, जिसे देश का सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि किसी राज्य में सबसे ज़्यादा दलित आबादी है तो पंजाब में है, वो प्रभाव किस तरीके से छोड़ने वाली है। साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि कांशी राम के ताल्लुकात पंजाब से होते हुए उत्तर प्रदेश तक कैसे फैले थे। लेकिन उससे पहले आप पंजाब चुनाव के 2022 के आंकड़ों को समझिए, फिर हम उत्तर प्रदेश पर भी आएंगे, लेकिन पहले पंजाब के आंकड़े को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहानी अब उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी, ये कहानी अब पंजाब तक जा चुकी है। क्योंकि पंजाब में जो वोट बैंक है उसमें बहुत बड़ा आप कहें कि अपना योगदान या वोट प्रतिशत निकालने का काम बसपा करती आई है। पंजाब का जब चुनाव 2022 में हुआ तो जो दलित वोट बैंक का आंकड़ा बैठा था वो आम आदमी पार्टी के पाले में 38% गया था, कांग्रेस के पाले में 31% गया था, और बीएसपी और सैड के पाले में 25% गया था। बीजेपी 6% के करीब थी। तो ऐसे में अब जो ये वोट बैंक यहाँ चला गया था, इसको बसपा फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश करिए, और बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से ऐलान कर रहे हैं, कोशिश ये की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये जो वोट बैंक है यहाँ से शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला है, और ये जो 6% का आंकड़ा है ये दहाई में पहुंच जाए, क्योंकि अगर पंजाब में ये आंकड़ा दहाई में पहुंचता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अच्छी खासी सीटें निकाल लेगी। हालांकि हम अगर बसपा के प्रदर्शन की बात करें पंजाब में, तो बसपा का जो प्रदर्शन रहा था 2012 में वो लगभग 4.3% रहा था। पूरे वोट परसेंटेज के हिसाब से 4.3% वोट बैंक बसपा को मिला था। 2017 में 1.5% मिला था। 2012 के कंपेयर में इस वोट परसेंटेज में डाउनफॉल आया था, गिरावट आई थी। 2022 में थोड़ा सा बढ़ा था, लगभग 1.78% का वोट बैंक
बसपा को मिला था 2022 के चुनाव में। लेकिन अब जिस तरीके से कहानी पूरी दिखाई दे रही है बसपा और भारतीय जनता पार्टी को लेकर, कहा यह जा रहा है कि अब ये दलित वोट बैंक जो 32% दलित वोट बैंक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने जा रही है इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए। लेकिन अगर माफ़ कीजिएगा, पंजाब में जब हम बात करते हैं उन सीटों की जहां पर जो एससी कोटे के लिए आरक्षित है, उसका आंकड़ा 34 तक जाकर पहुंचता है, यानी 34 सीटें पंजाब में आरक्षित हैं। आज तक कभी पंजाब में नहीं हुआ कि किसी दलित बहुमत की सरकार बनी हो। आज तक दलित बहुमत की सरकार नहीं बनी है पंजाब में, और उसी कोशिश में हर दल हर पार्टी कर रही है कि अगर ये वोट बैंक पड़ जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी आई जब पंजाब में, तो आम आदमी पार्टी पंजाब के पूरे नियम और पूरे अपने राजनीतिक पॉलिसी को पंजाब में अप्लाई किया, उस तहत पंजाब में इन्होंने अपनी सरकार बनाई। लेकिन अब बसपा भी कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये वोट बैंक उनके पाले में आ जाए और पूरी कहानी पंजाब की पलट जाए। लेकिन इसमें आपको एक और चीज़ समझना ये होगा कि जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आबादी है, दलित आबादी है, वो 21% के करीब है। ये जो 21% दलित आबादी है, ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका निभाती है। निर्णायक भूमिका सिर्फ 84 सीटों पर नहीं निभाती है जहां पर जो सीटें एससी कोटे के लिए आरक्षित हैं, बल्कि 150 से ज़्यादा सीटों पर ये जो दलित आबादी है, दलित वोट बैंक है, ये अपना प्रभाव छोड़ता है। 150 सीटों पर ये दलित वोट बैंक डिसाइड करता है कि वहाँ का प्रत्याशी जीतेगा या हारेगा। इसलिए पूरी लड़ाई इन सीटों को लेकर है, क्योंकि सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है और पंजाब का विधानसभा चुनाव। इसीलिए हमने कहा कि बीजेपी का नया मिशन है यूपी टू पंजाब, और इसी दलित वोट बैंक के सहारे हर दल, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी इसके जरिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस वोट बैंक को साधा जाए, ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पंजाब में। हम आपको एक और चीज बताते हैं। देखिए, गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया गया है। ये अभियान बीजेपी की तरफ से इसलिए चलाया गया है ताकि जो दलित वोट बैंक है उसको, उसके बीच ये संदेश जा सके कि हम संत रविदास या गुरु रविदास को लेकर वो तमाम योजनाएं, तमाम अभियान चला रहे हैं। और वो वोट बैंक, क्योंकि देखिए दलित वोट बैंक भी कई उसमें बटा होता है, आबादियों में बटा होता है। कुछ जाटव आबादी होती है, कुछ पासी होती है, कुछ कोरी, कुछ दोब, इस तरीके से वाल्मीकि और खटे की तमाम वोट बैंक जो है वो बटा होता है, उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो। तो जब ये दलित वोट बैंक बटता है तो कुल मिलाकर ये देखा जाता है कि इस वोट बैंक में से कितना हिस्सा उस पार्टी के पाले में आता है। क्योंकि यूपी की हमने बात बताई कि यूपी में जो है 21% जो दलित आबादी है वो 84 सीटों पर तो आरक्षित, यानी 84 सीटें एससी कोटे के लिए आरक्षित है, लेकिन इनका प्रभाव 150 सीटों पर है। बीजेपी की 2022 में से एससी सीटों पर बड़ी जीत मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में जितनी एससी सीटें थी उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। 2027 से पहले आउटरीच बढ़ाने का टारगेट बीजेपी की तरफ से रखा गया है, और इसलिए ये जो मिशन, ये जो अभियान चल रहा है, इसका बड़ा प्रभाव, बड़ा इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिखाई दे रहा है। पंजाब क्यों ज़रूरी है इस लहजे से कि पंजाब पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, इस पर भी आप नज़र डाल लीजिए कि पंजाब को इस उत्तर प्रदेश के दलित वोट बैंक से या योगी आदित्यनाथ के बयान से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। तो जो पंजाब में दलित आबादी है वो 32% के करीब है। पूरे भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर 32% दलित आबादी हो। इकलौता राज्य पंजाब है जहां की आबादी 32% दलित मतदाता के तौर पर है। उसमें जो एससी सीटें हैं, दलित सीटें आरक्षित है, वो 34 है। 117 में से 34 सीटें एससी कोटे के लिए आरक्षित है। इसी की लड़ाई है कि ये 34 सीटें आएंगी किस पाले में। लेकिन बीजेपी की जो एससी सीट है पंजाब में वो 0 है। एक भी सीट 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं आई थी, और इसी में वो नंबर जोड़ने के लिए, वो नंबर चाहे इकाई में आए चाहे दहाई में आए, उसको जोड़ने के लिए पूरी कोशिश
की जा रही है। अब यहाँ पर कोशिश बसपा को भी करनी होगी कि जो ये वोट बैंक है हमारा, क्योंकि यहीं से कांशीराम ने अपनी वो राजनीति शुरू की थी। कहा जाता है कि एक समय था जब पंजाब में बसपा के समर्थन से सरकार बनती थी, लेकिन अब बसपा का प्रभाव पंजाब में भी कम होता चला जा रहा है। लेकिन जो दलित आबादी है उसको अगर बसपा साध लेती है, उसको टारगेट कर लेती है, तो फिर पंजाब में बसपा का कमबैक हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश का अगर आपको दलित वोट बैंक का गणित समझना हो तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल दलित आबादी 20 से 21% के करीब माना जाता है। एग्जैक्ट आंकड़ा 21 से 22% का बनता है। जो SC आरक्षित सीटें हैं वो 84 हैं। 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें SC कोटे के लिए आरक्षित हैं, और हमने बताया कि 150 से ज़्यादा सीटों पर ये दलित वोट बैंक अपना प्रभाव छोड़ता है। इन 150 पे डिसाइड करते हैं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। जाटो आबादी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 11% के करीब जाटो आबादी है। जाटो और पासी जो समुदाय है उसकी आबादी 3.5% के करीब है। कोरी की आबादी 1%, धोबी की आबादी 1%। इसी तरीके से वाल्मीकि, खटिक, धनगर, जितने भी दलित आबादी में अलग अलग कोटे आते हैं उसमें ये आबादी उत्तर प्रदेश में अपनी भूमिका निभाती है। लेकिन हमने कहा ना कि इसकी लड़ाई जो है यूपी से होते हुए अब पंजाब को जा रही है, और पंजाब में उस चीज़ को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अमल करती है, भारतीय जनता पार्टी उस दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश करती है, इसकी नींव अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने रख दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठने लगा था कि जिस भदोही सीट को मायावती ने संत रविदास नगर रखा था उसको अखिलेश यादव ने बदला क्यों? अखिलेश यादव ने क्यों बदला? और जब बदला तो फिर योगी आदित्यनाथ अब जब इस सीट को फिर से संत रविदास नगर करने के तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि ये जो जिला है संत भदोही वो संत रविदास नगर के तौर पर जाना जाएगा, तो इससे अखिलेश यादव को कितना नुकसान पड़ेगा, ये भी एक सवाल है, ये भी एक सोचने का विषय है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन एक चीज़ तय है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि अब भदोही का नाम फिर से संत रविदास नगर करने के तौर पर आगे बढ़ रहा है, उससे कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो 21% दलित वोट बैंक है वो तो जाएगा ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे के साथ, लेकिन इसके साथ जो पंजाब का 32% दलित वोट बैंक है, 32%, इसमें अगर सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली, अगर ये 32% दलित वोट बैंक 32% में से दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई और कोई सीटें 2 से 4 सीटें निकल कर आ गई पंजाब में, तो फिर पंजाब में भी बसपा के लिए राह मुश्किल होगी, कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने वो पूरी नींव तैयार कर दी है जो उत्तर प्रदेश से होते हुए अब पंजाब को जा रही है। यानी कहानी पूरी तरीके से साफ है कि अब जो है दलित वोट बैंक की सियासत उत्तर प्रदेश से होते हुए पंजाब तक पहुंचने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पंजाब में इस बार भारतीय जनता पार्टी दहाई के आंकड़े को सीटों के नंबर के हिसाब से पार कर पाएगी, या फिर बसपा का कमबैक दलित वोट बैंक के तौर पर पंजाब में होगा? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवादी। नमस्कार।